नमस्कार, आप देख रहे हैं 2022 का महादंगल और आपके साथ इस वक्त मैं हूं लक्ष्मी उपाध्याय। चौथे दौर की वोटिंग के साथ यूपी के महादंगल में 403 सीटों में 231 सीटों का फैसला लॉक हो चुका है। अब महासंग्राम की बाकी बचे 3 चरणों का है, जिसमें सबसे बड़ा अखाड़ा है पूर्वांचल। यहां 142 सीटों की बाजी है। योगी का दुर्ग और मोदी की कर्मभूमि भी इसी इलाके में सधती है। वहीं पहले चरण से चौथे चरण तक की वोटिंग को लेकर सियासी पार्टियों के अपने अपने दावे हैं। तो आज बात करेंगे चौथे चरण में हुई वोटिंग और माहौल की, साथ ही 5वीं जंग के जंगबाजों के गेम प्लान की। भारत माता की, भारत माता की। मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। जय श्री राम। यूपी कह रहा है आएगी तो भाजपा ही, आएगी तो, आएंगे तो योगी ही, आएंगे तो, आएंगे तो। जो कह रहे थे गर्मी निकाल देंगे, वो पहले दूसरे चरण में ठंडे पड़ गए हैं। चौथे दौर की जंग में 9 जिलों की 59 सीटों पर जनता ने अपना फैसला ईवीएम में लॉक कर दिया है। 5वें दौर की जंग तेज है। ताबड़तोड़ रैलियों के साथ सत्ता की जोरदार जंग में बीजेपी, बीएसपी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दम लगा रही है। वहीं बुधवार को चौथे दौर की वोटिंग में 59 सीटों की बाजी में वोटर्स ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। चौथे दौर की वोटिंग के बाद 231 सीटों पर सत्ता समर में यूपी के वोटर्स ने अपना मैंडेट ईवीएम में बंद कर दिया है। पहले फेज से लेकर चौथे फेज तक की 231 सीटों की बाजी में पिछली बार के गणित को देखें तो बीजेपी को 231 सीटों में से 190 सीटें मिली थी, जबकि समाजवादी पार्टी को 231 सीटों में से महज 29 सीटें मिली थी। बीएसपी को 5 सीटें, कांग्रेस को 5 सीटें, अपना दल को 1 सीट और आरएलडी को 231 में से 1 सीट मिली थी। 2017 में बीजेपी को सभी 4 चरणों में बम्पर वोट मिले थे, लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी गठबंधन और बीएसपी का सोशल इंजीनियरिंग वाला दांव बीजेपी के लिए चुनौती है और बीएसपी का सोशल इंजीनियरिंग वाला दांव बीजेपी के लिए चुनौती है। हालांकि बीजेपी का दावा है कि 4 चरणों के चुनाव में हवा उसके पक्ष में बह रही है और परिवारवाद की सियासत को जनता ने नकार दिया है। ये घोर परिवारवादी जानते थे कि अगर गरीब के पास उसका घर हो गया, घर में शौचालय बन गया, अगर गरीब के घर में बिजली पहुंच गई, गरीब के घर तक सड़क पहुंच गई, तो फिर ये घोर परिवारवादियों के घर के चक्कर कौन काटेगा, उनके पास कौन जाएगा। ये घोर परिवारवादी चाहते हैं कि गरीब हमेशा उनके चरणों में रहे, उनके ही चक्कर लगाता रहे। 5वें दौर की जंग के लिए पीएम मोदी ने बाराबंकी और कौशाम्बी में चुनावी सभा की, तो अमेठी के सियासी मंच पर योगी ने मलिक मोहम्मद जायसी का जिक्र किया। वहीं अमेठी में अपने प्रचार से पहले प्रियंका गांधी ने मरी माता मंदिर में मन्नत भी मांगी। अमेठी के अपने चुनावी मंच से सीएम योगी ने मलिक मोहम्मद जायसी का जिक्र किया। योगी ने कहा कि जायसी की लाइन पर अगर मुस्लिम चले होते तो तस्वीर कुछ और होती। वोट बैंक न बनकर वो विकास का हिस्सा बनते। मलिक मोहम्मद जायसी ने एक बहुत बड़ी बात कही थी। उन्होंने कहा था, बिन गुरु पंथ न पाइए, भूले सोभ जो भेंट, जोगी सिद्ध होई तब जब गोरख सो भेंट। काश आजादी के बाद जायसी की इस बात को
भारत के प्रत्येक मुस्लिम ने माना होता तो संभवतः वह न केवल संपन्न होता बल्कि किसी भी प्रकार के आरोप प्रत्यारोप से मुक्त भी रहता। वोट बैंक बनने की जो एक तमन्ना है वह उनकी प्रगति में बाधक रहा है। पांचवें दौर के दंगल में काशी क्षेत्र की लड़ाई बड़ी है। काशी क्षेत्र में कुल 12 जिले हैं जिस पर बीजेपी की भगवा ब्रिगेड ने फोकस कर रखा है। पीएम मोदी, अमित शाह, योगी के साथ ही बीजेपी ने अपने स्टार प्रचारकों की पूरी टीम इस फेज में झोंक दी है। रैलियों के साथ ही रोड शो के जरिए भी जनता के बीच ये स्टार प्रचारक जाएंगे। काशी क्षेत्र के प्रचार अभियान में 22 फरवरी को गृह मंत्री अमित शाह ने प्रयागराज में रोड शो किया। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 मार्च को वाराणसी शहर उत्तरी और सेवापुरी में जनता के बीच जाएंगे। 24 फरवरी को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जौनपुर और गाजीपुर में गरजेंगे, जबकि 4 मार्च को काशी, भदोही और चंदौली में भगवा पार्टी के पक्ष में माहौल बनाएंगे। वहीं पार्टी के सुपरस्टार प्रचारक पीएम मोदी 24 फरवरी को काशी क्षेत्र के 5 जिलों में रैली कर प्रचार अभियान को धार देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 फरवरी को अमेठी, सुल्तानपुर, प्रयागराज और प्रतापगढ़ में जनसभाएं करेंगे। मैं जरा गौर परिवारवादियों से पूछता हूं, आप अगर परिवार के इतने गुणगान गाते हो तो आपको ये मेरी मुस्लिम बेटियों के दर्द की चिंता क्यों नहीं हुई? मेरी मुस्लिम बेटियों बहनों को छोटे छोटे बच्चे लेकर के पिता के घर लौटना पड़ता था, तब तुम्हें परिवार का दर्द क्यों समझ नहीं आया? हम परिवार वाले नहीं हैं, लेकिन हर परिवार के दर्द को पहचानते हैं, क्योंकि पूरा हिंदुस्तान हमारा परिवार है। 2017 के यूपी चुनाव में पीएम मोदी के जनसंपर्क अभियान की बदौलत बीजेपी गठबंधन ने काशी क्षेत्र के 12 जिलों की 71 विधानसभा सीट में 55 पर जीत हासिल की थी, यानी 3/4 से ज्यादा सीटें बीजेपी और उसके सहयोगियों को मिल गई थी और बीजेपी यूपी की सत्ता पर काबिज हुई थी। 2017 के चुनावी नतीजों की बात करें तो काशी क्षेत्र की 71 सीटों में से 45 सीट पर बीजेपी को जीत मिली थी। बीजेपी का वोट शेयर करीब 33% था। बीजेपी के सहयोगी अपना दल को 7 और एसबीएसपी को 3 सीटें मिली थीं। अपना दल का वोट शेयर 4.72% था, जबकि एसबीएसपी का वोट शेयर 2.11% रहा था। समाजवादी पार्टी को 9 सीटें मिली थीं और उसका वोट शेयर 20.07% रहा, जबकि बीएसपी को 3 सीटें मिली और उसका वोट शेयर करीब 23% रहा था। वहीं कांग्रेस को 1 सीट मिली थी और उसका वोट शेयर 7.28% रहा था। चौथे दौर की लड़ाई के बाद अब फोकस 5वें दौर के महासंग्राम पर है। कसौटी पर विपक्ष की जातीय गोलबंदी है तो बीजेपी का राष्ट्रवाद। तो क्या आतंकवाद, विकास और चुनावी मंच से जायसी का जिक्र जातीय गोलबंदी की काट बनेगा? टीम न्यूज़ नेशन। चुनौती दोनों के ही सामने है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती उन वीवीआईपी कैंडिडेट के सामने है जिनकी साख आज के चरण में दांव पर लगी हुई है। कई ऐसे योगी सरकार के मंत्री भी हैं जिनकी साख जो है इसी चरण में दांव पर लगी हुई है। देखना होगा कि क्या 2017 का इतिहास भारतीय जनता पार्टी दोहरा पाने में कामयाब होगी या मुश्किल में बड़ी राहें अटकी हुई हैं। राहुल देव जी वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अनिल यादव हमारे संवाददाता हैं, फतेहपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। विद्यानाथ झा संवाददाता लखनऊ नॉर्थ से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विकास चंद्रा लखीमपुर खीरी से हमारे साथ हैं। हमारे सहयोगी नवेद कुरैशी इस वक्त रायबरेली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। धीरेन्द्र पुंडीर संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले मैं नवेद आपके पास आते हुए समझना चाहूंगी, रायबरेली की बात होती है तो कांग्रेस का नाम सामने आ जाता है। जिक्र भी कांग्रेस का रायबरेली और अमेठी पर ही होता है। पिछले 3 चरण आपने देखे, कहीं भी कोई जिक्र नहीं सामने आया, लेकिन जब रायबरेली का जिक्र होता है
तो सामने आता है, चूंकि दोनों ही विधायक पहले कांग्रेस पार्टी से यहां से जीते, आज दोनों ही विधायक भारतीय जनता पार्टी में चले गए। अपने गढ़ को बचाने की कितनी बड़ी चुनौती है यहां पर कांग्रेस पार्टी के सामने, और आज वहां पर वोटिंग का जो समीकरण सामने आ रहा है वो क्या संकेत दे रहा है नाविद? देखिए लक्ष्मी, अगर रायबरेली की बात करूं मैं तो ये सही कहा आपने कि कांग्रेस का गढ़ था। अदिति वहां से जीती थी पिछला चुनाव, और इस पूरे 59 सीटों में महज 2 सीटें ऐसी थी जो कांग्रेस जीत पाई थी। लेकिन इस बार वो दोनों ही कैंडिडेट बीजेपी में चले गए और दोनों सीटों पर कांग्रेस को नए कैंडिडेट उतारने पड़े। तो यहाँ पर कांग्रेस को अपना गढ़ बचाना एक बड़ी चुनौती है। कहना यहाँ पर यह होगा कि कांग्रेस ने समीकरण साधते हुए यहाँ पर नए कैंडिडेट तो उतारे हैं, लेकिन वो छाप जो पहले के कैंडिडेट में थी या वो धार थी, क्योंकि वो जीतते आए थे। आप अदिति की बात कर लें तो अदिति अखिलेश सिंह की बेटी थी और अखिलेश सिंह सालों से वहां तक पे जीतते आए। कांग्रेस की टिकट पर वो 93 तक जीते, लेकिन उसके बाद वो निर्दलीय लड़े, कांग्रेस से अलग हो गए, मनमुटाव हो गया, निर्दलीय लड़े, लेकिन जीतते रहे। वो सीट ये कह सकते हैं कि अखिलेश के लिए बनी थी और वो जीतते रहे थे। 2017 में अदिति को कांग्रेस से जरूर टिकट मिला, उन्होंने वो जीत दोहराई, लेकिन फिर जो प्रियंका की बहुत करीबी मानी जाती थी उनमें भी मनमुटाव पैदा हुआ और उसके बाद उनके बयान आने लगे, एक के बाद एक बयान आते लगे, और लोगों ने पहले से ही कह दिया था कि अब राहें जुदा होती दिख रही हैं, और हुआ भी यही। बीजेपी की टिकट पर अब वो मैदान में आ गई। लेकिन अगर रायबरेली सीट का, सदर सीट का मैं समीकरण बताऊं तो वहां पर यादव और मुस्लिम ये फैक्टर बड़ा काम करता है, और साथ ही जो तीसरा सबसे बड़ा फैक्टर है वो है ठाकुर फैक्टर, जो अदिति के पक्ष में जाता दिखाई देता है। साथ ही जो अखिलेश सिंह की डायनेस्टी है वो भी उनके पक्ष में जाती दिखाई देती है। वो फर्क नहीं करते वहां के लोग अगर कि ये अखिलेश ये किस पार्टी में गई है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मुस्लिम वोट वहां पर छिटक सकता है उनके साथ, और इस बार वहां पर मामला त्रिकोणीय साफ नजर आ रहा है, जो अदिति के लिए इतना आसान नहीं होगा निकालना। बिल्कुल नावेद, हमारे साथ रहिए, मैं आपके पास लौटूंगी। विद्यानाथ झा संवाददाता लखनऊ से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विद्यानाथ, अगर हम कहें लखनऊ तो एक सवाल हर किसी के जहन में आता है कि अटल का लखनऊ किसका होगा? क्योंकि 2017 की मैं बात करूं तो यहां पर क्लीन स्वीप ही कहेंगे, 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई थी। इस बार रहा कितनी आसान कितनी मुश्किल? बिल्कुल, देखिए प्रदेश की राजधानी है और इस पर पूरे देश की नजर होती है। देश भर के लोग ये देखना चाहते हैं कि लखनऊ में चुनाव में क्या होने वाला है, और हम चूंकि लखनऊ में खड़े हैं और 9 विधानसभा की यहां पर सीटें हैं। 2017 में 8 सीटें बीजेपी के पास थी, 1 सीट पर समाजवादी पार्टी ने कब्जा किया था। इस बार चुनावी हवा वैसी नहीं रही जैसी 2017 में थी। मोदी लहर में बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था, न सिर्फ लखनऊ में बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में, और यह अंदाजा उस वक्त जो विश्लेषक थे उनको भी नहीं था कि इस तरीके से बीजेपी यहां पर सरकार बना लेगी। लेकिन 2017 के बाद 2022 तक 5 साल गुजरे हैं। योगी आदित्यनाथ को बीजेपी ने कमान दिया और योगी आदित्यनाथ ने अपने तौर तरीके से इस प्रदेश में कार्य किया। हम जब लोगों के बीच गए, लोगों से हमने बात की, या फिर आज जब वोटिंग करने के बाद लोग बाहर निकल रहे थे उनसे हमारी बात हो रही थी, तो बहुत सारे ऐसे लोग हमें दिखाई दिए, हमसे बात करते हुए कहते हुए हमने उनको सुना कि हम दरअसल ये नहीं चाहते हैं कि सरकार बदले, हम ये चाहते हैं कि विकास हो, हम ये चाहते हैं कि कानून व्यवस्था बनी रहे, हम ये चाहते हैं कि एक ऐसी सरकार प्रदेश में रहे जो गुंडागर्दी पर, माफियाओं पर, जमीन कब्जा करने वालों पर लगाम लगा सके। तो वो सीधे तौर पर तो नहीं बता रहे थे, और सीधे तौर पर हम उनसे ये भी जानने की कोशिश नहीं कर रहे थे कि वोट उन्होंने किसको दिया, लेकिन एक अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है। बहुत सारे ऐसे लोग भी हमें मिले जो अखिलेश को लेकर उम्मीद बना रहे थे। उनका कहना यह था कि 2017 तक, 12 से 17 तक जिस तरह की योजनाएं आई, जिस तरह के विकास के काम अखिलेश यादव ने शुरू किए, उसके बाद मिला जुला लोगों का जो है वो प्रतिक्रिया लोगों की समझ में आई। विद्यानाथ, मैं आपके पास लौटूंगी। राहुल देव जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं, हम लगातार उनसे समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार के समीकरण सर को क्या नजर आ रहे हैं। राहुल देव जी, ये पूर्वांचल के अलावा अगर मैं बात करूं तो ये वो क्षेत्र है जहां किसान हो, राम मंदिर हो, जातिगत समीकरण हो, ये एक बड़ी भूमिका सर निभाते हैं, और इस चरण के लिए कहा जाता है कि अवध के इस इलाके को जिसने जीता, समझो लखनऊ की सत्ता के सिंहासन तक वो पहुंचने की अपनी कोशिशें पूरी कर चुका होता है। इस बार 59 सीटों पर क्या समीकरण सर आपको नजर आ रहे हैं? कितनी राहें, किस जिले में, किन सीटों पर आपको मुश्किल नजर आती है बीजेपी की? देखिए लक्ष्मी, इस बार स्थिति यह है चूंकि कोई हवा नहीं है 2017 जैसी, तो इसलिए लगभग हर सीट पर स्थितियां अलग अलग हैं और बहुत कुछ निर्भर करता है, नतीजे निर्भर करेंगे स्थानीय
परिस्थितियों पर, सामाजिक अलग अलग जातियों के समीकरणों पर, जातियां उपजातियां इनके समीकरणों पर, और कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो प्रदेश व्यापी मुद्दे हैं जिनमें कानून व्यवस्था एक मुद्दा है, विकास एक दूसरा मुद्दा है, तीसरा गरीबों को जो मदद मिली कोविड के बाद और कोविड के दौरान के जो संकट का पूर्ण काल था उसमें क्या हुआ, और एक हिंदू मुस्लिम यानी जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की कोशिशें लगातार हुई हैं और हो रही हैं, वो भी असर, ये सारी चीजें मिली जुला असर डालेंगी। तो मुझे लगता है कि इस क्षेत्र में पिछली बार की तरह 59 में 51 तो नहीं होने वाला है, मिश्रित परिणाम होंगे, और जहां जहां जातीय समीकरण हावी होंगे और इनमें से जिनका मैंने जिक्र किया, ये बड़े प्रदेश व्यापी मुद्दे, ये जितने प्रभावित करेंगे उनके हिसाब से देखेंगे। तो मुझे लगता है कि 59 में आप समझिए कि ये 40-60 या 50-55 के आसपास की स्थिति रहेगी। इससे ज्यादा किसी भी एक पक्ष को, एक पार्टी को वोट मुझे दिखते नहीं। हालांकि कांग्रेस के बारे हम ये निश्चित कह सकते हैं कि उसकी स्थिति शायद पहले जैसे ही पतली रहेगी, लेकिन बसपा कुछ एक दो जगह कुछ नया कर सकती है, कुछ सीटें जीत सकती है। कुल मिलाकर मुकाबला बीजेपी और सपा के बीच में है, और इन्हीं के बीच मुख्यतः सीटों का बंटवारा होगा। ठीक है सर, मैं आपके पास लौटूंगी। मेरे सहयोगी विकास चंद्रा भी हमारे साथ जुड़े हैं, धीरेन्द्र पुंडीर भी हमारे साथ जुड़े हैं, अनिल यादव भी हमारे साथ जुड़े हैं, नावेद भी लगातार हमारे साथ जुड़े हैं, विद्यानाथ झा लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हैं। हम सबका रुख करेंगे, वक्त बहुत ही छोटे से ब्रेक का है, हम फौरन लौट रहे हैं।